जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जो कि आपने तो सुना ही होगा। दोस्तों, केदारनाथ जाने का अगर आप भी योजना बना रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा केदारनाथ जाने का क्या क्या साधन है, कुल खर्चा कितना आएगा, खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्था है वहाँ, और कहाँ कहाँ घूमे, और साथ ही साथ अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो हेलीकॉप्टर भी वहाँ चलती है, और हेलीकॉप्टर का यहाँ क्या चार्ज होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी और वह कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बने रहिएगा। पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ जाने के लिए आपको एक परफेक्ट प्लानिंग कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में आपको केदारनाथ जी की यात्रा का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम केदारनाथ कैसे पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने के लिए दोस्तों पहले बात करूं ट्रेन की, तो दोस्तों ट्रेन में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन, तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आते हैं तो बस का सफर 30 किलोमीटर थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लेकिन आप देहरादून और हरिद्वार आते हैं तो लगभग वो आपको सेम डिस्टेंस पड़ेगा। अगर आप बस का समय थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऋषिकेश आ जाइए। अगर अदरवाइज आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हरिद्वार तक आ सकते हैं। कोई हरिद्वार तक हमारी सभी प्रमुख ट्रेनें आती हैं, क्योंकि ऋषिकेश तक सारी ट्रेनें नहीं जाती, कुछ ही ट्रेनें वहां जाती है। तो आप अपने हिसाब से अपने से ही जो भी ट्रेन आपको सुटेबल लगता है आप वहां से वो ट्रेन पकड़ लीजिए, चाहे वो हरिद्वार की है, चाहे वो ऋषिकेश की हो, चाहे वो देहरादून हो। पहुंचने के लिए हरिद्वार पहुंचने के ट्रेन का सफर इतना ही संभव है, इससे आगे का सफर आपको बस से करना होगा। केदारनाथ यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा। दोस्तों सोनप्रयाग जाने के लिए तीनों रेलवे स्टेशन से आपको बस अवेलेबल होगी, यानी कि आपको देहरादून से भी बस मिलेगी सोनप्रयाग के लिए, हरिद्वार से भी सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगी, और साथ ही साथ आपको ऋषिकेश के लिए भी सोनप्रयाग के लिए से बस मिलेगी। दोस्तों केदारनाथ पहुंचने का आपका माध्यम फ्लाइट से है, तो दोस्तों मैं फ्लाइट की बात करूं तो देहरादून एयरपोर्ट आपका फ्लाइट से आ सकते हैं, नहीं तो आप दिल्ली भी आकर देहरादून के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। दोस्तों फ्लाइट का सफर आपका देहरादून तक ही हो पाएगा, उसके बाद आपको बस जरूर करना होगा। दोस्तों मैं बात कहूं टोटल डिस्टेंस की, हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको 230 किलोमीटर पड़ेगा। अगर मैं आपको देहरादून से सोनप्रयाग के डिस्टेंस की बात करूं तो वो 250 करोड़ किलोमीटर पड़ेगा, और अगर ऋषिकेश से सोनप्रयाग की डिस्टेंस की बात करूं तो 210 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों जो सबसे कम डिस्टेंस है वो है ऋषिकेश से, इससे तो होकर आपको बस का सफर दुर्गम लगता है तो आप इसी के आगे सफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सफर है आपका वहाँ 210 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों हम बात करते हैं सोनप्रयाग के लिए जो हमें बस लेनी है, उसकी टाइमिंग क्या होगी। अगर दोस्तों आप ऋषिकेश देहरादून हरिद्वार से बस पकड़ते हैं तो यहाँ पर आपको बस हमेशा अवेलेबल रहेगी, और वहाँ का जो समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बस मिल जाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं जो वहाँ पर बस की टिकट है वो हमें कैसे लेना है। टिकट हम ऑनलाइन या ऑफलाइन ले। अगर यह टिकट हमें लेनी है तो मैं कहाँ से लूंगा। दोस्तों बस की बुकिंग आप पहले करवा लीजिए। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे एजेंट रहते हैं, बहुत सारे वहाँ पे ट्रेवल एजेंसी है, तो आप वहाँ जाकर अपने बस की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों हरिद्वार में आप जिस भी समय पहुंचे, चाहे वो सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त हो, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम देख लें तो सोनप्रयाग के लिए कितने बजे की बस मिलेगी। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, तो आप वहां से भी टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन अन्यथा आप हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर वहां पर बस स्टैंड है, तो आप बस स्टैंड में भी जाकर काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको देहरादून और ऋषिकेश से भी ऑफलाइन टिकट आप ले सकते हैं, जो कि आसानी से मिल जाता है। दोस्तों यहाँ एक समस्या और हो सकती है, कुछ लोगों को यहाँ पर पीछे सीट या बीच की सीट मिल जाती है तो उल्टी जैसी समस्या और सर जैसी समस्या हो जाती है। तो आपको कंफर्टेबल लगता है सामने की सीट तो यह सीट आपको ऑनलाइन मुश्किल से ही मिल जाएगी,
नहीं तो आपको ऑनलाइन ही बुक करनी होगी। तो आप ऑनलाइन विजिट करके आराम से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। जो भी आपको सीट चाहिए वो सीट आप ले सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा बहुत ही सुखद हो। लेकिन यह है कि आपको इसमें आपकी मनपसंद सीट तो मिल जाएगी, पर थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सोनप्रयाग के लिए आपका किराया क्या लगेगा। सर, आप स्टेशन के बाहर ऑफलाइन बस टिकट लेते हैं तो यह आपका प्रति व्यक्ति 350 लगेगा, और यही टिकट आप ऑनलाइन बुक कराते हैं या आपको 500 रुपये टिकट या उससे ऊपर भी लग सकता है। दोस्तों, यह जो भी मैं किराया बता रहा हूँ सीटिंग बस की है बता रहा हूँ। सोनप्रयाग के लिए कुछ बसें पुश बैक सीट भी चलती हैं, उसको हम सेमी स्लीपर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पुश बैक सीट की बात करूं तो उसका लगभग जो किराया है वो 500 रुपये एक टिकट का होता है, अगर आप ऑफलाइन कर आते हैं तो। अगर यही टिकट आप ऑनलाइन कराते हैं तो ये आपको 700 से लेकर 750 रुपये तक का किराया लग जाएगा। दोस्तों, हरिद्वार में चाहे ऋषिकेश से चाहे देहरादून से किसी भी तरीके से स्लीपर बस नहीं चलती, क्योंकि हमारा केदारनाथ पहुंचने का जो मार्ग है वो घाट सेक्शन से बना हुआ है। तो घाट सेक्शन से स्लीपर बस नहीं चलती है, क्योंकि वहां पर उसका संतुलन बिगड़ सकता है। तो जो भी है वहां पर बस चलती है, या तो वो पुश बैक बसें चलती हैं या तो वो केवल सीटिंग बसें चलती हैं। दोस्तों, केदारनाथ का जो ट्रस्ट है उसकी भी वेबसाइट है जिसको कहा जाता है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GMVN। दोस्तों, इस GMVN की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बस की ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आप जो भी थर्ड पार्टी ऐप होते हैं वहां पर भी जाकर अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। अब हम सोनप्रयाग के लिए रगवानी कर लेते हैं। यह सफर आपको लगभग 8 से 9 घंटा लग जाएगा। अगर आप हरिद्वार या देहरादून से आते हैं तो दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं तो पर्सनल कार है, तो आप कार से आना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग तक कार से आ सकते हैं। लेकिन आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आप सोनप्रयाग से कार से तो आ सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, सोनप्रयाग तक ही आपका सफर रहेगा। अपनी कार को सोनप्रयाग में पार्किंग कर दीजिए। दोस्तों, अगर मैं पार्किंग की बात करूं तो बहुत बड़ा है, और सोनप्रयाग में आपका पार्किंग का जो किराया है 24 घंटे का 50 रुपये आपका लगेगा। तो आप सोनप्रयाग से पार्किंग चार्ज देकर आप अपने आगे का सफर कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, या फिर यह कहूँ कि आप सोनप्रयाग स्टे करना चाहते हैं तो आप रुकना चाहते हैं, क्योंकि 8 घंटे का बस का सफर काफी ज्यादा दुर्लभ होता है। तो उस केस में आप सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर सोनप्रयाग में रुकने की बात करूं तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बेस्ट सीजन कौन सा होगा केदारनाथ आने के लिए। जैसा कि आपको पता है, केदारनाथ आने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 मंथ के लिए कपाट खोला जाता है, जबकि जो कि अप्रैल मई में केदारनाथ जी का कपाट खुलता है, अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाता है। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक के बीच का जो समय है, इस समय में आप अपना बेस्ट सीजन है वह आप सितंबर से अक्टूबर तक का है। दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर ठंड होती है, बट ये समय डीप सीजन नहीं होता। कहने का मतलब है कि इस सीजन में आप बजट भी थोड़ा कम आएगा और भीड़ भी थोड़ी सी कम होगी। दोस्तों, अगर मई और जून की बात हो तो काफी ज्यादा वहां पे भीड़ होती है, क्योंकि यह गर्मी का छुट्टी का सीजन होता है, तो काफी लोग वहां पर आते हैं। अगर दोस्तों आप जुलाई अगस्त को हो जाते हैं तो केदारनाथ में काफी वर्षा हो जाती है, जिससे आपकी यात्रा उतना आनंद नहीं आ पाता है। इसलिए आप जुलाई और अगस्त का सीजन मत कीजिए। करना है तो आप आराम से अपना अक्टूबर नवंबर कर सकते हैं, क्योंकि यह सीजन में आपका बजट भी कम होता है, क्योंकि वहां पर जो खाने पीने का चार्ज और होटल का चार्ज काफी कम होता है। इसलिए आप अक्टूबर और नवंबर में जाइए, इससे आप आराम से दर्शन कर लेंगे और कम बजट में केदारनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सोनप्रयाग में अगर आप रुकना चाहते हैं तो वहाँ के होटलों का किराया जो है वो 800 से लेकर 1000 तक मिलेगा। आप थोड़ी बहुत बार्गेन कर सकते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं, अगर आप मई जून में जाएंगे तो इसका किराया 3000 से 4000 तक पहुंच जाता है, जो होटल वाले किराया वह हो जाता है 24 घंटे का। अगर आपको 1000 रुपये का रूम भी ज्यादा लग रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन है डोमेंट्री। सोनप्रयाग में बहुत सारे डोमेंट्री है, आपको वहाँ 350 प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। दोस्तों,
है कि बजट आपको ज्यादा लग रहा है तो तीसरा विकल्प आपको बताता हूँ। सोनप्रयाग में आपको हॉल भी मिल जाएगा दोस्तों। वहां पर आपको एक बहुत बड़ा हॉल मिल जाएगा जिसमें आपको गद्दे, तकिया और आपको रजाई दे दी जाएगी, जिसका चार्ज आपका 100 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा। दोस्तों रही बात वहां पर सामान रखने की, वहां पर आपको क्लॉक रूम भी दे दिया जाएगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं और इसको लॉक करके अपने पास चाबी रख सकते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सोनप्रयाग से आपको बढ़ना होगा गौरीकुंड के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको कैसे पहुंचना है वो आपके पास 2 विकल्प है। सोनप्रयाग में अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं तो पूरा केदारनाथ जी मंदिर तक तो आप खच्चर से जा सकते हैं और घोड़े खच्चर का जो किराया है वो 2500 पड़ता है एक व्यक्ति का, एक बार जाने का। और दूसरा विकल्प आपका वहां पर प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों सोनप्रयाग के आगे मैंने आपको बताया था कि आपके प्रश्नकार या कोई सवारी आप ले जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे सुमो, बोलेरो इस तरह की गाड़ी देखने को मिलेगी जो कि 30 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं और ये वहाँ 5 किलोमीटर दूरी आपको आधे से 1 घंटे में आपको गौरीकुंड पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों आप गौरीकुंड इस जीप के माध्यम से पहुंच सकते हैं अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो, यानी कि पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो सोनप्रयाग से ही घोड़े खच्चर लेकर यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। वहां पर गौरीकुंड में गौरी माता का मंदिर है, वहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहां पर छोटा सा मंदिर है, वहां पर गौरी माता जी का दर्शन कर सकते हैं। सोनप्रयाग में गौरीकुंड के लिए काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है क्योंकि वहां पर काफी दर्शन करने के लिए लोग आते रहते हैं, इसलिए वहां पर लंबी लाइन होती है। अगर आप मेड के सीजन में जा रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा आपको बोलेरो के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वही आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको हार्डली आधे घंटे के अंदर बोलेरो मिल जाएगा, जिससे आप आराम से गौरीकुंड का सफर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक सलाह ये दूंगा कि सोनप्रयाग से आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए, 3 बजे से 4 बजे तक ही आप वहां से प्रस्थान कीजिए गौरीकुंड के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ का जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर का है, जिसमें आपको पैदल चल के जाना है। तो आप गौरीकुंड सुबह पहुंचेंगे तो शाम तक आराम से केदारनाथ पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए सुबह ही निकलिए। गौरीकुंड पहुंचकर अगर आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। लंच के भी वहां पर व्यवस्था होती है। आप दोपहर में वहां पहुंचते हैं तो दोपहर वहां पर खाने पीने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको वहां पे लंच भी मिल जाएगा। दोस्तों गौरीकुंड अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो, यानी कि बोलेरो से आते हैं तो वहां से भी गौरीकुंड से खच्चर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किराया आपका 2300 पड़ता है। सोनप्रयाग से वो किराया आपका 2500 था और गौरीकुंड से जो किराया है वो आपका 2300 हो जाता है। दोस्तों गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू का किराया लगभग 5000 से 6000 लगता है, यह केवल एक बार का किराया होता है, तो आप वहां से पिट्ठू भी कर सकते हैं। अगर आप पिट्ठू करना चाहते हैं तो दोस्तों अब हम आरंभ करते हैं अपनी पैदल यात्रा, यानी कि 16 किलोमीटर की यात्रा। हम गौरीकुंड से केदारनाथ तक का यात्रा हम पैदल यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वहां लाठी का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों गौरीकुंड में ही वहीं पर आपको बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं, लाठी देते हैं। लाठी का जो रेट है वो 30 रुपए है और आप लाठी के सहारे पैदल यात्रा कर सकते हैं, जो आपको वहां पर एक लेना ही लेना है, क्योंकि बिना लाठी के आप पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्त आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो अगर आपको वहां पे श्वास प्रॉब्लम है, यह आपको चलने में प्रॉब्लम है, यह आपके फैमिली में किसी को परेशानी है, अगर आप हेलीकॉप्टर करना चाहते तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मैं हेलीकॉप्टर की बात कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले आपको एक जगह पड़ेगी जिसको कहा जाता है फाटा। फाटा उतरी और फाटा में ही आपका काउंटर बना हुआ है, वहां से आप टिकट बुक कर लीजिए। दोस्तों अगर टिकट के किराए की बात करूं तो आपका 6000 राउंड ट्रिप का होता है, यानी कि अगर आप फाटा से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो और दर्शन करने के आप वहां से लौटना भी चाहते हैं तो उसका एक व्यक्ति का जो किराया हुआ वो आपका 6000 पड़ जाता है। अगर दोस्तों आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो हो सकता है कि फिर आपको ऑफलाइन हेलीकॉप्टर का टिकट ना मिले,
तो आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट है आपके स्क्रीन के सामने है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि हम यहाँ की पैदल यात्रा करने के लिए दोस्तों पैदल यात्रा करते हुए आपको काफी ज्यादा प्रकृति सौंदर्य देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ पर बर्फ के ग्लेशियर और बर्फ की चादर के साथ वहाँ का नजारा काफी सुंदर होता है। मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल बना हुआ है और आप पुल का भी बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं और वहाँ पर फोटो भी खींच सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो व्यू है काफी अच्छा लगता है देखने पर। अगर आप फोटो खींचने का शौक रखते हैं तो आप पैदल यात्रा जरूर कीजिए। दोस्तों इस पद यात्रा के दरमियान आपको पर्वतों पर आपको कुछ पुराने मार्ग दिखेंगे। पुराना मार्ग कहने का मतलब दोस्तों 2013 की दोस्तों आपदा आई थी, जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी और जो आपदा आई थी वो काफी रूह कांप देने वाली आपदा थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा तो उस समय उसमें काफी ज्यादा वहाँ के जो रास्ते थे और पर्वत थे सब बह चुके थे। इस आपदा में तो वहाँ पर पुराने मार्ग जो दिखते हैं, लेकिन आप जो अभी मार्ग से जाएंगे वो नए मार्ग रहेंगे, लेकिन आपको उस पुराने मार्ग भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप रास्ते में चलते हैं तो वहाँ पर तंबू लगा हुआ बहुत सारे चाय नाश्ते की स्टॉल देखने को मिलेंगी। अगर आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो आप चाय नाश्ता करके भी आगे चल सकते हैं। साथ ही साथ आपको जगह जगह पर वॉशरूम मिलेगा, जगह जगह पर आपको वहाँ पर मेडिकल सुविधा मिलेगी। आपको किसी प्रकार की समस्या है या कोई परेशानी है तो आप इन मेडिकल पर जाकर उपचार करवा सकते हैं। दोस्तों ये पैदल यात्रा आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे में आप तय करते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्पीड पर चलते हैं और आप कम जगह में विश्राम करते हैं तो आराम से 7 से 8 घंटे के अप्रोक्सीमेट 16 किलोमीटर का जो सफर है आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ के ठीक 1 किलोमीटर आपका पड़ेगा एक बेस कैंप। दोस्तों वही बेस कैंप में आपके ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था होती है। दोस्तों हो सकता है आपको शाम हो जाए, 6 बजे आप मॉर्निंग में निकलते हैं और 4-5 बजे भी बच सकते हैं, या फिर हो सकता है आप 7 या 8 भी बच सकता है। बेस कैंप पर दोस्तों बेस कैंप से केदारनाथ की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है और बेस कैंप में जैसा कि मैंने आपको बताया है रुकने की व्यवस्था और आपके खाने की पीने की व्यवस्था होती है। दोस्तों यहाँ पर मेन चीज आती है आपकी वहाँ पर रुकने की किस तरीके से बुकिंग करनी होगी। दोस्तों बेस कैंप में आपका GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का वहाँ पर गेस्ट हाउस है, तो उस गेस्ट हाउस में भी रुककर आप रात गुजार सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप 3 प्रकार से रुक सकते हैं। पहला ऑप्शन की बात कहूँ तो दोस्तों वहाँ पर बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। उस टेंट में टोटल 10 बिस्तर होते हैं और 300 रुपये प्रति व्यक्ति वहाँ पर एक दिन का चार्ज होता है। अगर आप टेंट अवेलेबल हो जाता है तो टेंट में 300 रुपये देकर रुक सकते हैं, जो कि 10 लोगों का टेंट होता है। दूसरे ऑप्शन की बात कहूँ दोस्तों वो है हट में हमारे कंबाइंड बेड लगा होता है। उस कंबाइंड बेड में 3 बेड का खंड होता है और 2 बेड का भी खंड होता है, तो वहाँ पर भी आप 10 बेड का अरेंजमेंट होता है। हट में भी जा सकते हैं। उसका जो किराया होता है वो 750 रुपये होता है, एक दिन का होता है एक व्यक्ति का। तीसरी ऑप्शन की बात करूँ तो दोस्तों वहाँ पर आपको हट हाउस यानी कि आपको रूम की तरह देगा जिसमें आपका 6 बेड रहेगा। अगर आप फैमिली सेट लेना चाहते हैं तो आप 6 बेड भी ले सकते हैं, जिसका किराया 1000 रुपये है, एक दिन का होता है, जो एक व्यक्ति का होता है। दोस्तों बेस कैंप में थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर दोस्तों वहाँ पर खाने पीने की बात करूँ तो खाने पीने का जो चार्ज है वो लगभग 200 रुपये थाली सिस्टम होता है। वही अगर आप सुबह का नाश्ता करते हैं तो सुबह का नाश्ता वहाँ पर 100 रुपये लगता है। खाना स्वादिष्ट होता है। दोस्तों होटल के नाम की बात करूँ तो वही बेस कैंप से लगा हुआ कुछ दूरी पर अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट हमारा गढ़वाल मंडल विकास निगम का ही है। अगर दोस्तों आप मई जून के सीजन में जा रहे हैं, अगर आप केदारनाथ मई जून के सीजन में जा रहे हैं तो वहाँ पर रूम मिलने की काफी जगह समस्या हो सकती है, इसलिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 5 या 6 बजे ही बेस कैंप पहुंच चुके हैं तो आप फ्रेश हो जाइए, अपना सामान रख दीजिए और केदारनाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए निकल जाइए, क्योंकि जो मंदिर का समय है वो सुबह 9 बजे
टाइमिंग है। तो दोस्तों आप मंदिर जाइए, मंदिर में लाइन में लगिए। अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो मई जून के सीजन में तो आपको काफी ज्यादा लाइन देखने को मिलेगी। लगभग आपको 3 से 4 घंटे का भी समय लग सकता है दर्शन के लिए। आप वहीं आप ऑफ सीजन में आते हैं, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो वहां पे आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लाइन में लगते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। हमारे केदारनाथ स्वामी यह रहे, यहाँ पर दर्शन कीजिए, इनका अपनी मन्नत मांगिए, आगे बढ़ते चलिए। और दोस्तों यहाँ पर बात करूँ प्रसाद की, तो वहाँ पे पैकेट में मिलता है। वहाँ पे 3 प्रकार के प्रसाद का रेट होते हैं, जो 100 रुपए से 200 रुपए 300 रुपए है। ये अलग अलग रेट के अलग अलग पैकेट होते हैं, और जो भी आप पैकेट लेना चाहते हैं, जिस कॉस्ट पे लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। दोस्तों मंदिर के जस्ट पीछे बहुत बड़ी सी सील देखने को मिलेगी। दोस्तों ये शिला 2013 की जो आपदा आई थी, जो केदारनाथ बाढ़ आई थी, वहां से पर्वत से एक बहुत बड़ा शिला आकर, पर्वत का बहुत बड़ा टुकड़ा आकर पीछे आकर रुक गया था। दोस्तों कहा जाता है कि इस पत्थर आने की वजह से जो पानी का बहाव था 2 हिस्सों में बट गया था, जिससे मंदिर में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सब भगवान की महिमा होती है, पत्थर का बीच में आना और पानी को 2 मार्ग में बट जाना। तो यहाँ पर मंदिर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि 10 फुट तक का पानी अंदर गया था, जो कि 1 घंटे में बाहर हो गया था। तो शिला का भी नजारा देख सकते हैं। उसने यहाँ का एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के दर्शन करते तो आप शाम के 5 बजे के बाद आप जाते हैं तो आपको बहुत दूर से दर्शन कराएंगे। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों ज्योतिर्लिंग आप नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं तो शाम के 5 बजे के बाद नहीं दिया जाता, दूर से दर्शन ही दिया जाएगा। और अगर आप नजदीक जाकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे वहां पर लगिए। दोस्तों आरती का जो समय की बात करूं तो सुबह 6 बजे होती है एक आरती, दूसरी आरती जो होती है वो शाम को 6 बजे होती है। तो मॉर्निंग में मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है। तो अगर आप बेस कैंप में रुके हुए हैं तो आपस से आप मंदिर परिसर आइए सुबह 5 बजे, और आप मंदिर से नजदीक से भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि वहाँ पर हमें कहाँ घूमना है। सबसे पहले बात करता हूँ तो वहाँ पर भैरव मंदिर है। दोस्तों केदारनाथ से वो लगभग आपके आधे किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, वहाँ पर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। भैरव मंदिर है तो आप मंदिर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। दूसरे स्थान की बात करूँ तो दोस्तों वासुकी ताल। दोस्तों वासुकी ताल की बात करूँ तो वो आपको 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ का जो सुंदरता है बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर भी जाकर अच्छी फोटो खींच सकते हैं। अगर आप वासुकी ताल आना चाहते हैं तो आपको 1 दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 7 किलोमीटर का जो सफर है वो आपको पैदल ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको कैंप में 1 दिन और रुकना पड़ेगा, तब जाकर आप वासुकी ताल का नजारा देख सकते हैं। दोस्तों तीसरे जगह की बात करो तो वह है गांधी सरोवर, जो कि 3 किलोमीटर पड़ता है मंदिर परिसर से। तो आप गांधी सरोवर भी जा सकते हैं। यह सिर्फ एक तालाब है जिसका नजारा बहुत अच्छा है। तो आप दोस्तों बात करता हूँ आप यह यात्रा पूरी करने में कितने दिन का समय लगेगा। दोस्तों मान के चलिए श्री केदारनाथ में 4 दिन का स्टे आपको बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब दोस्तों 2 दिन जाने के लिए, 2 दिन वापस आने के लिए, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ धाम में गौरी कुंड के लिए वापस जाने के लिए वो भी आप पैदल यात्रा करेंगे। 16 किलोमीटर का पूरा यात्रा करना पड़ेगा। हालांकि इसमें आपको समय कम लगेगा, लगभग 5 घंटे में आप आ जाएंगे, क्योंकि यह उतार था, जाते टाइम ज्यादा लगता है और उतरने में टाइम कम लगता है, इसलिए कम से कम 4 दिन का तो आपको ब्रेकअप लेकर चलना पड़ेगा और हम सब अपने यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खर्चे की। दोस्तों खर्चे को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं, यानी कि गौरी कुंड से पैदल यात्रा केदारनाथ तक करते हैं और वापस केदारनाथ से गौरी कुंड आते हैं, तो आपका एक व्यक्ति का 3000 रुपये लग जाएगा, एक व्यक्ति का आएगा। दोस्तों यह जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑफ सीजन का है बता रहा हूँ। यही आप अगर इन सीजन में आते हैं तो यह आपका 5000 तक जा सकता है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन की बात करता हूँ वो है आपका घोड़ा खच्चर, जिसका कॉस्ट आपको लगेगा 7000 रुपये। और दोस्तों लास्ट बात करूं हेलीकॉप्टर का। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो उसका किराया आपका 10,000 तक का एक व्यक्ति का लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा केदारनाथ का कंप्लीट वर्णन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
इंडिया टू वर्ल्ड को, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।